क्या आप हर बार डाइट शुरू करके हार मान जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप असफल हो रहे हैं, जबकि असल में असफल तो डाइटिंग सिस्टम है? अगर आप इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं, तो लॉस्ट बुक शॉप आपके लिए है। ईवी वुड्स ने इस किताब में डाइट कल्चर के झूठे वादों से पर्दा उठाया है। वो वादे जो हमें ये बताते हैं कि अगर हम पतले हो गए तो हम सफल, खुश और स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन सच क्या है? 95% लोग जो वजन घटाते हैं, वे उसे कुछ ही सालों में फिर से बढ़ा लेते हैं। और इसका कारण ये है कि समस्या आपके अंदर नहीं है, बल्कि उस डाइट कल्चर में है जो हमें सिखाता है कि हम खुद के साथ सख्ती करें। यह किताब आपको प्रेरित करेगी कि आप अपने शरीर की प्राकृतिक जरूरतों को समझें, भूख और तृप्ति को महसूस करें और भोजन को एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक अनमोल हिस्से के रूप में अपनाएं। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपको हर बाइट गिननी नहीं पड़े, बल्कि आप उस बाइट का आनंद ले सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी भी किसी सामाजिक दबाव के चलते डाइट पर गए हैं और खुद को हारा हुआ महसूस किया है, तो यह किताब आपको सिखाएगी कि आप ही सही थे, डाइट गलत थी। ईवी वुड्स आपको उस मानसिकता से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करती हैं जहां खाना खाने से अपराध बोध होता है। क्या आप तैयार हैं डाइट कल्चर को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए और अपने शरीर से एक नया, प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए? यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी सोच बदलने का एक साधन है। चैप्टर 1, डाइट कल्चर को उजागर करना। लॉस्ट बुक शॉप का पहला चैप्टर हमारे दिल को छू जाता है, क्योंकि यह उस संघर्ष की बात करता है जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। खुद को बदलने की कोशिश, हर बार डाइटिंग शुरू करना और हर बार असफल हो जाना। लेकिन असल में क्या हम ही गलत हैं? नहीं, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि गलती हमारी नहीं, बल्कि उस डाइट कल्चर की है जिसने हमें सिखाया कि पतला होना ही सफलता है। इस अध्याय में ईवी वुड्स एक सरल लेकिन गहरी बात कहती हैं। आपने डाइट से हार नहीं मानी, बल्कि डाइट ने आपको हरा दिया। यह वाक्य हमें अंदर तक झकझोर देता है, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी यह महसूस किया है। यह किताब उन झूठे वादों से पर्दा उठाती है जो हमें यह समझाते हैं कि हमें अपना शरीर बदलना चाहिए ताकि हम दुनिया की नज़रों में फिट हो सकें। वो बताती हैं कि डाइटिंग एक अधूरी कहानी है। हम जितनी बार डाइट शुरू करते हैं, उतनी बार यह हमें असफलता का एहसास कराता है। इस चैप्टर का संदेश है कि हमें अपने शरीर को सुनना सीखना चाहिए, न कि उन बाहरी आवाज़ों को जो हमें बता रही हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। सोचिए, अगर आप खुद को बिना किसी नियमों के खाना खाने की आज़ादी दें, कैसा महसूस होगा? यही आज़ादी और आत्मस्वीकृति इस चैप्टर का मूल है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि डाइट्स हमें तोड़ देती हैं, लेकिन खुद को स्वीकार करने से हम एक नई ताकत हासिल करते हैं। यह एक ऐसा अध्याय है जो आपको खुद से प्यार करना सिखाता है, और यही प्यार इस किताब की बुनियाद है। चैप्टर 2, खाने और शरीर की छवि के बारे में सच्चाई। ईवी वुड्स एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी जिंदगी में खाने का रोल सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन का भी हिस्सा है। यहाँ लेखक हमें याद दिलाती हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, यह हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। जब हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं या तनाव में होते हैं, हमारा शरीर उस वक्त भी हमें कुछ कह रहा होता है। ईवी इस चैप्टर में भावनात्मक भूख का जिक्र करती हैं। हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब हमारी भावनाएं उफान पर होती हैं, तो हम अक्सर खाना खा लेते हैं, भले ही हमें भूख न लगी हो। यह सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि एक तरीके से हमारी भावनाओं को शांत करने का साधन बन जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी भावनाओं और खाने के बीच का संबंध कितना गहरा है। लेखक इस बात पर जोर देती हैं कि जब हम डाइट पर होते हैं, तो हम अपनी इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर चीजें गलत हो जाती हैं। वह कहती हैं कि अपने शरीर की और अपनी भावनाओं की सुनना सीखना चाहिए। यह चैप्टर एक बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है। खुद से नफरत करके कभी कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन खुद से प्यार करके आप वो पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अपने शरीर की भावनात्मक जरूरतों को समझना भी
उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक जरूरतों को समझना। यही संतुलन हमें डाइट कल्चर से आजाद कर सकता है और खाने के साथ एक स्वस्थ, खुशहाल रिश्ता बना सकता है। चैप्टर 3, अपने खाने से रिश्ता बनाना। हमारे शरीर से रिश्ता बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी इंसान से। इस अध्याय में वह बताती हैं कि कैसे हमें अपने शरीर को समझने और उसकी जरूरतों का सम्मान करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम उसे डाइट प्लान्स के हिसाब से ढालने की कोशिश करें। इस चैप्टर में मुख्य फोकस है इंट्यूटिव ईटिंग, मतलब बिना किसी बाहरी नियमों और योजनाओं के सिर्फ अपने शरीर के संकेतों को सुनकर खाना खाना। वुड्स हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर एक बहुत समझदार मशीन है जो हमें सही समय पर सही संकेत देती है, जैसे भूख लगना या तृप्ति महसूस होना। लेकिन डाइटिंग की वजह से हम इन संकेतों को नजरअंदाज करने लगते हैं, जिससे हम अपने शरीर से दूर होते जाते हैं। जब हम बार बार डाइट करते हैं और असफल होते हैं तो हम खुद पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारा शरीर हमारा दुश्मन है, लेकिन असल में हमारे शरीर को सिर्फ हमारी समझ और प्यार की जरूरत होती है। आपका शरीर आपका साथी है, दुश्मन नहीं। इस चैप्टर का यही सबसे भावनात्मक और प्रेरक संदेश है। ईवी एक सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल पूछती हैं, क्या आप अपने शरीर को सुनने के लिए तैयार हैं? जब आप भूख महसूस करते हैं तब खाइए, जब पेट भर जाता है तब रुक जाइए। यह चैप्टर हमें बताता है कि असली आजादी तभी मिलती है जब हम अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं, न कि समाज के बनाए हुए डाइटिंग के कठोर नियमों के तहत। यह अध्याय आपको अपने शरीर के प्रति एक नई दृष्टि और सम्मान की भावना से भर देगा। चौथा अध्याय, माइंडफुल ईटिंग की शक्ति। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी ताकत है, अगर आप उस पर विश्वास करना सीख जाएं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है भरोसा और विश्वास, यानी अपने शरीर और खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना। यह चैप्टर बताता है कि कैसे हमने डाइटिंग के दौरान अपने शरीर से भरोसा खो दिया है। बार बार फेल होती डाइट्स और समाज के दबावों ने हमें यह यकीन दिलाया है कि हमारा शरीर गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे शरीर के पास अद्भुत ताकत और क्षमता है। हमें बस इसे समझने और स्वीकारने की जरूरत है। ईवी एक बहुत ही भावुक उदाहरण देती है। जब हम छोटे थे तो हमें किसी को यह नहीं बताना पड़ता था कि कब भूख लगी है या कब पेट भर गया है। हमारा शरीर खुद हमें संकेत देता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, डाइट कल्चर और समाज के बनाए गए मापदंडों ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने शरीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। अपने शरीर पर फिर से विश्वास करना सीखें। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि अपने शरीर से सही तरीके से संवाद करने के लिए हमें उसे सुनना और समझना आना चाहिए। ईवी वुड्स कहती हैं कि जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को पहचानने लगते हैं। यह हमें जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास और शांति देता है। अगर आप अपने शरीर को सम्मान और प्यार देंगे तो वह आपको आपकी कल्पना से भी ज्यादा ताकत और खुशी देगा। यह संदेश इस अध्याय का दिल है और आपको खुद से एक गहरा जुड़ाव महसूस कराएगा। चैप्टर 5, डाइट ट्रॉमा से हीलिंग। फीडबैक की ताकत को पहचानना और उसका सही इस्तेमाल करना। ईवी वुड्स यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करती हैं कि जब भी हम किसी सफर पर होते हैं, चाहे वह डाइट से बाहर निकलने का हो या आत्मस्वीकार्यता का, हमें फीडबैक की जरूरत होती है। लेकिन यह फीडबैक केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। हम अपने शरीर के संकेतों से सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुले दिल और दिमाग की जरूरत है। जब हम अपने शरीर को समझने की कोशिश करते हैं और उसे उस रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है, तभी हमें सही फीडबैक मिलता है और यह फीडबैक हमें बेहतर बनाने में मदद करता है। आपके शरीर का हर संकेत, चाहे वह भूख हो, तृप्ति हो या थकान, एक फीडबैक है जो आपको अपने शरीर की जरूरतों को समझने में मदद करता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि बाहरी फीडबैक जैसे समाज के मानदंड या दूसरों की राय अक्सर हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन जब हम खुद से जुड़ते हैं और अपने शरीर की सुनते हैं तो हम सही रास्ता चुन पाते हैं। इस तरह का आंतरिक फीडबैक
हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। ईवी एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली बात कहती है, अगर आप हर दिन अपने शरीर से एक छोटा सा फीडबैक भी लें तो आप लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। यह फीडबैक ही आपको सही दिशा में ले जाएगा, चाहे वह भोजन को लेकर हो या जीवन के किसी अन्य पहलू को लेकर। इस अध्याय का सबसे भावनात्मक और प्रेरणादायक हिस्सा यह है कि फीडबैक एक ऐसा टूल है जो हमें खुद के प्रति दयालु बनना सिखाता है। जब हम अपने शरीर की आवाज सुनते हैं तो हम उसे सही मायनों में समझते हैं और वही हमें मानसिक शांति और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। चैप्टर 6, बिल्डिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच। ईवी वुड्स हमें द आर्ट ऑफ पिवट यानी बदलाव की कला के बारे में सिखाती है। इस अध्याय में मुख्य जोर इस बात पर है कि जीवन में बदलाव आना तय है, लेकिन हमें उस बदलाव को स्वीकारना और उसके साथ बहना सीखना होगा। डाइटिंग के रास्ते पर चलते हुए या अपने शरीर के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हुए भी यह समझना जरूरी है कि हर कदम सही नहीं होगा, लेकिन बदलाव हमेशा सही दिशा में ले जा सकता है। ईवी कहती हैं कि हमें पिवट करना आना चाहिए, यानी जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हमें खुद को कोसने के बजाय नए तरीके से उस स्थिति को देखने की जरूरत है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि बदलाव या असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया रास्ता खोजने का अवसर है। अगर आप एक नए तरीके से खाना खाना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि आपने बीच में कहीं गलती कर दी, तो उसे हार मानने का संकेत मत समझिए, बल्कि उसे एक मौका समझिए जहां आप अपने अनुभव से सीख सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। ईवी वुड्स हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव ही असली प्रगति की कुंजी है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता हमेशा खुला होता है। यह संदेश हमें गहराई से महसूस होता है, क्योंकि जीवन में अक्सर हम एक ही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं और जब वह काम नहीं करता तो खुद को दोषी मानते हैं। आप हर असफलता से कुछ सीख सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर नए जोश के साथ बढ़ सकते हैं। पिवट करना यानी नई दिशा में मुड़ना अपने सपनों को हासिल करने का एक मजबूत तरीका है। जब हम अपने शरीर, अपने खाने या जीवन के किसी भी हिस्से में बदलाव की जरूरत महसूस करें तो उस बदलाव से डरने के बजाय उसे खुले दिल से अपनाएं। बदलाव का मतलब है आप बढ़ रहे हैं और हर पिवट आपको आपके बेहतर वर्जन की ओर ले जा रहा है। चैप्टर 7, भावनात्मक खाने की भूमिका। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम उदास होते हैं या तनाव में होते हैं तो अचानक हमें मिठाई या चिप्स का मन करता है? दरअसल यह एक तरह का इमोशनल कंफर्ट फूड होता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि भावनात्मक खाने के पीछे के कारण क्या हैं और कैसे ये हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम आहार को अपनी भावनाओं को छुपाने का तरीका बना लेते हैं तो हम सही मायने में खुद को समझ नहीं पाते। लेखिका हमें बताती हैं कि कैसे इस आदत को बदलने के लिए हमें अपनी भावनाओं को स्वीकारना और समझना जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं का सामना करते हैं तो हम स्वस्थ तरीके से उनके साथ जूझ सकते हैं, बिना खाने का सहारा लिए। आपके पास एक विकल्प है, या तो भावनात्मक खाने को अपनाना या फिर अपनी भावनाओं को समझने और उनसे निपटने का एक नया तरीका ढूंढना। तो क्यों ना हम खुद को एक मौका दें और भावनात्मक खाने की आदत को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाएं। याद रखिए, हमारे अंदर की भावनाएं एक ताकतवर मार्गदर्शक हो सकती हैं अगर हम उन्हें सही तरीके से समझें और उनका सामना करें। आप भी ये बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम उठाइए और खुद को एक नई शुरुआत दीजिए। चैप्टर 8, पॉजिटिव फूड माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खाने के बारे में इतनी खुशी और सकारात्मकता क्यों महसूस करते हैं, जबकि दूसरों को हमेशा चिंता और तनाव रहता है? आज हम जानेंगे कि एक सकारात्मक खाद्य मानसिकता कैसे अपनाई जा सकती है। मान लीजिए आपकी एक दोस्त है, सिमा। सिमा को खाना बहुत पसंद है, लेकिन वह हमेशा कैलोरी और आहार की चिंता करती रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना खाने को एक जरूरत के बजाय खुशी और आनंद का हिस्सा मान लिया जाए। उसने खाने को एक आनंद और सृजनात्मकता का तरीका बना दिया। अब सीमा हर भोजन का पूरा आनंद लेती है और उसे खाने के प्रति एक नया नजरिया मिल गया है। इस अध्याय में हमें बताया गया है
कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि भोजन के लिए धन्यवाद कहना या उसकी खुशबू का आनंद लेना, हमें सकारात्मक खाद्य मानसिकता की ओर ले जा सकते हैं। याद रखें, खाना सिर्फ पोषण नहीं है, बल्कि जीवन का आनंद भी है। अपने भोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे, बल्कि अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकेंगे। चैप्टर 9, दैनिक भोजन के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। हमारी जिंदगी इतनी व्यस्त हो जाती है कि हम अक्सर स्वस्थ खाने के बारे में भी नहीं सोच पाते। चलिए जानते हैं कुछ आसान टिप्स जो आपकी खाने की आदतों को बदल सकते हैं। सोचिए, आप दिन भर की भागदौड़ के बाद थके हुए घर लौटते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से कुछ हेल्दी स्नैक्स जैसे कटे हुए फल या नट्स तैयार हैं, तो आप तुरंत उन्हें खा सकते हैं और अपने शरीर को ऊर्जा दे सकते हैं। ऑफिस में लंच ब्रेक पर रहते हुए सलाद या सूप के साथ लंच करने की कोशिश करें, बजाय जंक फूड के। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि छोटी छोटी चीजें जैसे भोजन की तैयारी और संतुलित विकल्प हमारे रोजमर्रा के खाने को कैसे आसान और बेहतर बना सकती हैं। याद रखें, एक स्वस्थ खाने की आदतें आपकी पूरी दिनचर्या को बदल सकती हैं। चैप्टर 10, अपनी अनोखी यात्रा को स्वीकार करना। हर किसी की खाद्य यात्रा अलग होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक ही तरह से खाते हैं, जबकि दूसरों को अलग अलग विकल्प चाहिए होते हैं। हमारी एक दोस्त रेखा एक अनोखी यात्रा पर है। उसने अपनी खाद्य आदतों को बदलने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी खुद की खाद्य यात्रा को अपनाया और धीरे धीरे अपनी पसंद के अनुसार खाना ढूंढ लिया। आज रेखा न सिर्फ स्वस्थ है, बल्कि खुश भी है। इस अध्याय में हमें सिखाया गया है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी यात्रा को अपनाना चाहिए। अपनी यात्रा को समझना और अपनाना खुद को प्यार करने का एक तरीका है। अपनी अनोखी यात्रा को अपनाइए और याद रखिए, हर किसी का रास्ता अलग होता है, लेकिन अंततः सबकी मंजिल एक होती है, खुशी और स्वास्थ्य। तो दोस्तों, आज की यात्रा लॉस्ट बुक शॉप, डिच डाइट कल्चर एंड रीबिल्ड योर रिलेशनशिप विद फूड की समाप्त होती है। हमने सीखा कि कैसे भावनात्मक खाने की आदतों को समझा और बदला जा सकता है, एक सकारात्मक खाद्य मानसिकता कैसे विकसित की जा सकती है और अपनी अनोखी यात्रा को कैसे अपनाया जा सकता है। आशा है कि इस किताब की सीखें आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेंगी और आपको अपने भोजन के प्रति एक स्वस्थ और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें। हमारी अगली किताब की यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, खुद से प्यार कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते रहिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।